हमारा अदब जो है उसके तराजुम नहीं होते। फिर उन्होंने मजीद अमजद से मुझे मिलाया, शायर लिख रहे हैं और वो एक रास्ता इन्होंने खोल दिया शायरों के लिए। उर्दू जो है उसकी बुनियाद ही चूँकि फ़ारसी है, तो फ़ारसी के जो असातिज़ा हैं वो हमारे असातिज़ा के भी असातिज़ा हैं। अल्लाह का शुक्र, वेलकम वेलकम। अल्लाह का शुक्र, बड़ी खुशी हुई जनाब तशरीफ़ लाए। आइए, नहीं आफ्टर यू प्लीज़। खैरियत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद शहरियार हूँ और हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है पाकिस्तान के नामवर अदीबों के साथ इंटरव्यूज़ का, गुफ्तगू का। और आज मैं यहाँ मौजूद हूँ एक नहायत ही उम्दा शायर, नावल निगार, फ़िक्शन राइटर जनाब डॉक्टर वहीद अहमद साहब की खिदमत में। उनकी बहुत सारी किताबें हैं, नावल्स हैं और उनकी शायरी इंतहाई आला दर्जे की नज़में कहते हैं। और इस वक्त शायद पूरे पाकिस्तान में उन जैसी नज़म शायद किसी के पास खाल ही आपको नज़र आए। कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, 2 नावल हैं, ज़ेनो और मुंदरी वाला। और इसी तरह नज़मों की बहुत सारे उनके बेशुमार मजमूए हैं, बेशुमार नज़में उन्होंने कह रखी हैं और 5 मजमूए अभी तक शाया हुए हैं। और हम इंतज़ार में हैं कि उनकी गज़लें भी किताब की सूरत में हमारे हाथ में आएँ इंशाअल्लाह। चूँकि उनका एक शेर मुझे काफ़ी ज़माने से जहन में है कि फूल इतने के दुहाई साहब, वो चली तो नज़र आई साहब। तो हम नज़मों के, गज़लों के भी मुंतज़िर हैं। तो मुझे ख़ुशी है कि आज मैं डॉक्टर वहीद साहब की खिदमत में हाज़िर हूँ। हम चलते हैं डॉक्टर वहीद साहब की तरफ और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शहरियार साहब, कैसे? अल्लाह का शुक्र, बहुत खुशी की बात है आप तशरीफ़ लाए हैं। और आपसे गायबाना तारुफ़ था, आपकी तस्वीरें देखते थे, आपकी वीडियो देखते थे। तो आप ईरान से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे बहुत ही ज़्यादा प्यारे दोस्त हैं आप, शानदार लिखारी हैं। सलामत रहे। हम तो मुद्दतों से, बल्कि 2 दहाइयों से आपके हल्क़े जो अहबाब में भी अल्हम्दुलिल्लाह है और आपके इरादतमंदों में है आपकी। नहीं, आप सलामत रहें। आपको तो हम शहरियार साहब पाकिस्तान का अदबी सफ़ीर समझते हैं ईरान में। सलामत रहें। क्योंकि आप उर्दू के भी शायर हैं, आप फ़ारसी के भी शायर हैं माशाल्लाह। इस कम उम्री में आप आलिम हैं। आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, इंशाअल्लाह आपका साया अल्लाह हमारे सरों पे रखे। आपकी दुआएं होंगी तो कुछ न कुछ करते रहेंगे। सलामत बहरहाल आपसे सीखते हैं। तो सर मेरे ख़्याल में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर मेरा पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि आपने 2 मुख्तलिफ़ मैदानों में काम किया है, शायरी में भी और उसके फ़ौरन बाद नावल में भी, नसर कह लीजिए। तो सबसे पहले शायरी की तरफ आते हैं कि शायरी क्यों और कैसे? इसमें शहरियार साहब मैं अर्ज़ करता हूँ कि
कोई ख़ानदानी पस मंज़र नहीं है बिल्कुल, जैसे कि अक्सर आप सुनते हैं ना हमारे जी शायरों से कि उन्हें वर्षे में मिलती है शायरी, उन्हें लाइब्रेरी मिलती है, उनके जो बुज़ुर्गान हैं अकाबरीन उनको सिखाते हैं। तो ये बात मुझे बिल्कुल ही नहीं मिली। एक ज़िम्मेदार घराने से पंजाब के ताल्लुक़ था और है। असल में हुआ यूँ कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो अपनी मुलाजमत के सिलसिले में मुख्तलिफ़ शहरों में जाते थे। सही। तो जब हम लोग साहिवाल में गए तो ये 1971 से लेके और 74 तक की बात है। मजीद अमजद के शहर के बात। तो मजीद अमजद साहब वहीं फरीद टाउन में रहते थे जहां हम रहते थे। सही। तो हमें जब 8वीं जमात में हमारी क्लास को अदब पढ़ाना शुरू किया तो शरीफ इजाज़ी साहब हमारे उर्दू के उस्ताद थे और मजीद अमजद उनके दोस्त थे। तो उन्होंने जब नज़्म पढ़ानी शुरू की तो उन्होंने बताया कि मैं आपको कोर्स की नज़में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये है कि नज़्म का सबसे बड़ा शायर तो हमारे शहर में रहता है। क्या बात। और वो मेरे दोस्त हैं और उनका नाम मजीद अमजद है और उनकी एक किताब शाया हुई है शब रफ्ता। क्या बात। तो मैं आपको शब रफ्ता पढ़ाऊंगा ताकि आपको मालूम हो कि असल नज़्म होती क्या है। क्या बात। ये शायरी यार साहब वो दौर है जबकि मजीद अमजद का शायरों को बहुत कम इल्म था, एक आम कारी को तो आप छोड़ें। चुनाचे उन्होंने नज़्म पढ़ानी शुरू की और उन्होंने जब मजीद अमजद पढ़ाया तो हम लोग हैरान रह गए। वहाँ से नज़्म जो है वो मेरे अंदर बैठनी शुरू हुई। यानी सबसे पहले शायर को जो आपको पढ़ाया गया वो मजीद अमजद है। वो हमारे उर्दू ज़बान के सबसे बड़े शायरों में से। जी। क्या बात। 8वीं 9वीं 10वीं और जो पढ़ाने का स्टैंडर्ड था उनका वो किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं था। हम इस लिहाज से खुशकिस्मत लोग हैं, हमारी क्लास जो है। क्या बात। बहुत अच्छा। फिर उन्होंने मजीद अमजद से मुझे मिलाया तो मैंने कहा कि ये तो हमारे घर के आगे से रोज़ाना गुजरते हैं। तो उन्होंने शायद वो शेर आप ही के लिए कहा होगा। मैं उस घर से गुजरता हूँ, कौन देखता है। अगर हमारे लिए कहा तो मुझसे खुशकिस्मत कौन हो सकता है। वैसे मैं सोचता था कि कई दफ़ा जब हम लोग बाहर खेल रहे होते थे तो खड़े होकर हमें देखते थे कि जब हम क्रिकेट खेलते थे तो बच्चों पे बहुत सारी उनकी नज़में हैं, तो शायद उन्होंने वो कुछ नज़में हम बच्चों पे भी लिखी हों। बहरहाल दिन में एक दफ़ा एक तरफ दूसरी दफ़ा इधर आते जाते थे। दिन में 2 दफ़ा हमारे घर के आगे से गुज़रते थे स्टेडियम होटल जाने के लिए। तो मैं उन्हें दिन में 2 दफ़ा सलाम करता था। 3 साल मैं उनको सलाम करता रहा, 4 साल। क्या बात। मेरी उनके साथ यही है। मैंने उनके साथ खाना भी खाया हुआ है, मैं उनके साथ मिला भी हुआ हूँ, मैं उनके साथ गले भी मिला हुआ हूँ। छोटा सा बच्चा था मैं, अब छोटा बच्चा 8वीं जमात का, उनसे क्या बात करे। लेकिन ये है कि उनकी नज़में जब पढ़ाई गई तो वो उतर गई। आप यकीन कीजिए कि समझ आनी शुरू हो गई कि जो आज़ाद नज़म कैसे बनती है, इसके छोटे बड़े मिसरे जो हैं उनमें आहंग कैसे चलता है। उन्होंने हमें उरूज़ इस तरह पढ़ाया कि बग़ैर पढ़ाए हुए उन्होंने हमें उरूज़ सिखा दिए। तो ये जो मशहूर नज़में हैं कुआं और इमरोज़ और ये सारी नज़में हमें ज़ुबानी याद थीं उस वक्त से और अब तक। तो इस तरह ये नज़म जो है ना, नज़म वो अंदर उतर गई। और जब तक उनका इंतकाल हुआ हम लोग वहीं पे थे। 1974 में उनका इंतकाल हुआ और ये 4 साल मैंने उनके साथ उनको देखते हुए गुजारे हैं और उनकी किताब से सीखते हुए गुजारे। उसके बाद हम लोग फैसलाबाद में आ गए। फिर मैंने MBBS के लिए जब दाखिल हुआ मैं पंजाब मेडिकल कॉलेज, वहाँ मैंने 2nd ईयर में शायरी शुरू की। अच्छा। यानी सन 1978 में। 78 में आपने शायरी। और ये पीछे बैकग्राउंड वही था मजीद अमजद का एक पूरे का पूरा हयूला था। वहाँ से पहली जो आपकी तख्लीक थी वो नज़्म रही होगी। जी। क्योंकि नज़्म के साथ ही अपने नहीं, उसमें मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि जिस तरह तुकबंदी के तौर पे अच्छा हमें गज़ल भी पढ़ाई गई। मैं गज़ल बहुत शौक़ से पढ़ता हूँ, बल्कि मैं बुनियादी तौर लिखता मैं नज़्म हूँ, लेकिन मेरी तरबियत गज़ल की भी है और गज़ल
हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई गई उसकी। मेरा ख्याल है कि जब तक गज़ल अभी इस पे मुझे 3 बड़े गज़लगो शुअरा नज़र आ रहे हैं, गालिब, मीर और मुसफ़ी। तो ये जी वो हैं, बल्कि सारे जितने ये दवावीन हैं अपना असातिज़ा के, मैं इन्हें पढ़ता हूँ, इन्हीं से सीख के मैं नज़्म लिखता हूँ। मैं उन नज़्म निगारों में हूँ जो कि बाकी जो मेरे दोस्त हैं इसको नहीं मानते कि नज़्म की लफ्ज़ियात मुख्तलिफ होती हैं। कोई मुख्तलिफ नहीं होती, गज़ल से मिलती जुलती हैं। गज़ल और नज़्म को आप अलग नहीं कर सकते, उनकी खुशबू एक दूसरे में आती जाती रहती है। नज़्म भी तो गज़ल से ही निकली हुई है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ तो ऐसे ही है, ज़ाहिर है कि बिल्कुल ऐसे। उर्दू ज़ुबान में अगर आप शायरी करेंगे, नज़्म लिखेंगे, तो आपको गज़ल का इल्म हासिल करना है। मैं तो यहाँ शायर साहब अक्सर कहता हूँ कि गज़ल के दरवाजे से गुजर के आप नज़्म के आंगन तक जाएंगे। वो नज़्म मुहर्रा जिसे हम कहते हैं, पूरे मिसरे की तरह के आते हैं। गज़ल की जैसी शक्ल है, उसकी हैयत है, गज़ल की हैयत है, बिल्कुल। बहुत खूब। तो ये पस मंज़र है। अच्छा, ये और फिर आपने सेकेंडरी में आपने फरमाया कि वहाँ से आपने शायरी शुरू की। जी हाँ, मेडिकल कॉलेज से। तो फिर एक और सवाल जहन में आता है कि कॉलेज में अभी इत्तेफाक से मैं चूँकि ईरान में रहता हूँ, मुझे वहाँ पे एक जगह बुलाया गया और वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स थे, मुझे उनके लिए शायरी करनी थी। तो फिर उनका जो लीडर था या जो उनके सरबराह थे, उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपको इसलिए बुलाया है ताकि मेडिकल स्टूडेंट्स को ये बता सकें कि मेडिकल की दुनिया के अलावा भी और कुछ खूबसूरत दुनियाएं हैं। शायरी है, मसलन आर्ट्स, पेंटिंग है, मसलन ख़त्ताती है। हम ये सारी चीज़ें इनके लिए रखते हैं ताकि इनमें जो एक ज़ौक़ है वो ख़त्म ना हो, ये सिर्फ मेडिकल के होके न रह जाएं, क्योंकि मेडिकल की दुनिया एक इंतहाई खुश्क दुनिया है, उसका शेर व अदब से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे फिजिशंस हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वो बहुत अच्छे अदीब भी हैं, बहुत अच्छे राइटर्स हैं, बहुत अच्छे गुलकार हैं। तो एक मिसाल मेरे सामने है आपकी, माशाल्लाह। ये मेरे लिए नई बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अचंभे वाली बात है कि मसलन एक बंदा मेडिकल का आदमी है, लेकिन साथ में उसने अदब को इस कदर अदब में इजाफ़ा किया है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ शायर हो, उन्होंने जैसे आपकी मिसाल है, उन्होंने अदब में एक खातिर खा इजाफ़ा किया। तो ये कैसे आप मैनेज कैसे करते हैं इसको? नहीं, इसमें मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ये एक बड़ी दिलचस्प बात है और हुस्न इत्तेफाक है। मैं आपको बताऊँ, मैंने ये देखा है कि जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं ना, जैसे मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग के कॉलेज हैं, जैसे UET है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर की भी, और टेक्सला की ख़ास तौर पे लाहौर की, या और इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, आप हैरान होंगे कि यहाँ पे इन इंस्टीट्यूशंस में शायर, अदीब, मूसीकार, मुजस्सिमा साज, मुसव्विर, ये फ़नून लतीफ़ा के लोग इतनी ज़्यादा तादाद में हैं कि हैरत होती। हालांकि मज़ामीन सारे जो हैं वो जिस तरह आप फरमा रहे थे कि मेडिकल के हैं, उसमें तो कोई वो नहीं है, फ़नून लतीफ़ा दूर की बात, कोई और भी नहीं। इसी तरह इंजीनियरिंग कोई करते हैं तो वो इंजीनियरिंग के मज़ामीन, आप UET में जाके देख लें, इतनी फ़ाल उनकी अदबी तंजीम है। हमारे कॉलेज में उस वक्त एक दबिस्तान था शहरियार साहब, और उसमें बहुत सारे मशहूर शायर भी थे। जैसे मसलन वहाँ इफ्तिखार फैसल थे, जावेद अनवर मेरे साथ था। जावेद अनवर मुझसे 1 साल जूनियर था, हम इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। हुसैन आबिद भी वहाँ पे था, साकिब नदीम भी वहाँ पे था, ठीक है ना। हुसैन आबिद साहब जो किसी बाहर मुल्क में रहते हैं, हुसैन आबिद जर्मनी में है, साकिब नदीम जो है इंग्लैंड में हैं। तो मोहसिन मघियाना, इसी तरह आप नस्र में आप देख लें तो अब्दाल बेला, तो ये सारे हम इकट्ठे एक वक्त में वहाँ पे बैठ के शायरी करते थे। सही। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो, और जो वो मेडिकल कॉलेज का एक हमारा ग्रुप था, वो हम पूरे शहर में मशहूर था अदब के हवाले से उस ज़माने। तो ये बात मतलब लोगों को समझ में नहीं आती कि ये क्या डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज में, लेकिन ये शायद वो जो आप कह रहे हैं ना खुश्क, उसका एक रद्द अमल भी है कि वो एक बड़ी रंगीन सी एक फ़ज़ा बन जाती है और वहाँ पे फ़नकार जमा हो जाते हैं किसी तरीके से। अच्छा, ये हमारी तहजीबी ज़रख़ेज़ी आप इसको कह लें या ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कह लें, अदबी हवाले से जो एक इंतहाई पुरानी रिवायत हमारी है कि
अब अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो बर सग़ीर पाक व हिंद में जो रिवायत है, इतने बड़े बड़े शुआरा, अब मुमकिन है मसलन उसका असर हो कि हम जिस भी फील्ड में रहें शायरी से बच के नहीं चल सकते, अदब से बच के नहीं चल सकते, उसके असरात हम पे होते रहते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, ख़ास तौर से जो मसलन पंजाब का इलाका है, इस हवाले से दबिस्तान लाहौर तो वैसे भी बड़ा मशहूर है, यानी तो इसके भी असरात हो सकते हैं। बहरहाल ये मैंने अर्ज़ की आपकी खिदमत में कि ये मेरे लिए नई बात नहीं है, लेकिन बहरहाल एक और मिसाल मेरे सामने आ गई है। मैं इस हवाले से खुश हूँ कि एक और बंदा जिसकी फील्ड बाय प्रोफेशन कुछ और है और दूसरी तरफ वो शायर हैं और राइटर हैं और नावल निगार हैं और पाए के नावल निगार और राइटर हैं और शायर हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो सर अब ये तो हो गई शायरी की, अब हमें समझ आ गई बात कि आपने नज़्म से इब्तिदा क्यों की, और साथ में जैसे आपने फरमाया कि गज़ल की तरफ भी आपकी तवज्जो रही है, और गज़लें भी मैंने जैसे अभी तारुफ में भी आपका एक बड़ा खूबसूरत, गज़ल बुनियाद होती है, हमारे उर्दू शायरी की बुनियाद है। और मेरे ख़्याल में जो एक नज़्म निगार है, जैसे ख़ुद मजीद अमजद साहब की गज़लें आप देख लें, बड़ी कमाल की गज़लें हैं उनकी। अब वो एक बेसिकली एक नज़्म निगार हैं, नज़मों के शायर हैं, लेकिन उन्होंने जहाँ गज़ल कही है बहुत उम्दा गज़लें कही है, शानदार हैं। आपकी भी मैंने जो जितनी आपका गज़लों के हवाले से जो अशार सुने हैं वो माशाल्लाह बहुत उम्दा है, बहुत। तो फिर अचानक नावल का कहाँ से? और मैंने एक बात सुनी है कि आप शायरों में नावल लिखने वाले सबसे पहले शायर हैं, जिनका बाकायदा शायर जिनका नावल शायर हुआ ज़ीनो। हाँ, ये वैसे एक इसका क्रेडिट ज़रूर जाता है। ज़ीनो मैंने ज़ीनो लिखा है 5 साल में। ये 1998 में मैंने शुरू किया और 2003 में ये मुकम्मल हुआ था, 2003 में ये शाया हुआ था। तो अब जितने भी शायर लिख रहे हैं, और वो एक रास्ता इन्होंने खोल दिया शायरों के लिए, बहुत अच्छा। ये जितने शायर अभी नावल लिख रहे हैं, इन्होंने बाद में इन्हें ये अदा पसंद आ गई शायद, तो उसके बाद अभी आपको मालूम ही एक पूरी फहरिस्त है जो कि नावल लिख रहे हैं। इसमें चुनाचे ये ज़ीनो पॉइनर है शायरों में। बहुत अच्छा। और मुझे याद है आप कोई 20-22 साल पहले तशरीफ़ लाए थे कोयटा, उस ज़माने में मेरे ख्याल में नावल शाया हो चुका था। जी, ये 2003 में शाया हुआ है, उसी दौरान हुआ था शाया। जी। अब तो इसके 6 एडिशन आ गए माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फ़ारसी में भी और अंग्रेजी में भी तर्जुमा हो चुका है। जी, इसका स्वीडिश तर्जुमा हुआ है, अभी इंग्लिश में हो गया है, फ़ारसी का आप मेहरबानी कर रहे हैं, मेरे लिए बाइस एजाज़ हमारे जी। तो ये जो असल में ये अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि भाई मैं ज़ाहिर है कि एक नज़म का शायर हूँ बुनियादी तौर पर, तो वो ऐसे बैठे बैठे अचानक मेरे ज़हन में ख़्याल आ गया कि नावल लिखने का। हालांकि इसमें कोई वो ऐसी इरादतन कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई एक ऐसी कहानी मेरे जहन में आई जो कि नावल की शक्ल इख्तियार करती जा रही थी। सही। तो उसको आप नज़्म में नहीं लिख सकते थे? नहीं, ज़ाहिर है, वो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ ना कि नज़्म और नसर, ये चूँकि आप दोनों लिखने के तजर्बे हो चुके हैं, तो मैं इस चीज़ पे मुकम्मल यकीन रखता हूँ कि शायरी जो है ना वो ख़ुद ब खुद आती है। सही है। शायरी पैदा होती है, वो आप बना नहीं सकते। जैसे कुर्सी मेज़ बनाते हैं ना, फर्नीचर बनाने में और शायरी में बड़ा फ़र्क है। सही है। वो ख़ुद ब खुद आती है। नोक पलक आप दुरुस्त करते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बच्चे की पैदाइश होती है तो आप क्या नाफ काटते हैं। सही है। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। जबकि नसर आप बनाते हैं, ये ख़ास तौर पे नावल जो है, ये जैसे एक घर बनाते हैं आप, इसका ये एक प्रोजेक्ट की तरह है, एक प्लॉट तैयार कर जी। इसका PC1 बनाते हैं आप, अगर इसकी आउटलाइन बनाते हैं, उसके ऊपर आप दानिस्ता लिखते हैं, बैठ के लिखते हैं। शायरी बैठ के नहीं की जाती, शायरी हवा में से आती है। सही है। ये आप खुद तख्लीक करते हैं। तो चुनाचे इन दोनों में बिल्कुल जो है ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दिन रात का फ़र्क, दोनों तजर्बात। अच्छा सर, मेरे जहन में अभी तक ये सवाल है कि आपने नावल लिखने की तरफ आपने कदम उठाया तो इसमें 2 सूरतें हो सकती थी। एक तो ये कि ये बात इतनी वसी है या इतनी ज़्यादा है कि उसको नज़्म में बयान नहीं किया जा सकता,
इस वजह से, या दूसरा ये कि नहीं चले कोई एक नया तजुर्बा भी करते हैं, अब यहाँ पे शायरी तो करते रहते हैं, चलो इसको भी डिस्कवर करते हैं किसी नहीं, और इसमें ये आपकी पहली बात से मैं इत्तेफाक करूँगा। अपने हमारे दोस्त साहब आप कुछ और हवाले से सोचते हैं, मैं आपकी पहली बात से इत्तेफाक करूँगा। मेरे साथ यही हुआ था। ऐसे मौज़ूआत होते हैं जो कि आप नज़्म में या शायरी में बयान नहीं कर सकते। इसी तरह ऐसे मौज़ूआत भी होते हैं जो कि आप कहानी में बयान नहीं कर सकते, नसर में नहीं कर सकते। ये दोनों अपने अपने मैदान हैं। ऐसा भी होता है कि नावल, जैसे आपने फरमाया कि शायरी उतरती है, तो कभी कभी जो चीज़ उतरती है आदमी को पहले ही अंदाज़ा हो जाता है कि नावल उतर रहा है, ये शायरी नहीं है, यानी ये कुछ और है जिसको नसर के जिसका तकाजा ये है कि इसको नसर में लिखा जाए। जी ज़ाहिर है वो उसकी जो ट्रीटमेंट है वो नावल ही करेगा तो नावल ही प्रोड्यूस होगा ना। सही। तो ये नावल ज़ाहिर है मेरे नज़दीक तो एक जो इसकी क्लासिकल डेफिनेशन है कि ये एक लंबी कहानी है। सही। एक किताब जितनी कहानी को हम नावल कहते हैं। अगरचे तवील नज़में भी होती हैं, नज़मों की किताबें भी आती हैं, लेकिन वो और तरह से होती हैं, वो कहानी और तरह से होती है। अच्छा सर, एक और सवाल मेरे जहन में आया, मैं सवाल पे सवाल पूछे जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अब मेरे जहन में जो इबाहमात हैं वो ख़त्म हों और इसी तरह हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं जी ज़रूर भी। माज़रत में बार बार आपकी गुफ्तगू में मुखल हो रहा हूँ, लेकिन नहीं आप बताइए। सवालात आते हैं ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरी अपनी भी वो जो एक इबाहम है जहन में वो ख़त्म हो और हमारे नाजरीन को भी कुछ दिलचस्प बातें सुनने को मिले। क्या ऐसा है, ये अलबत्ता मेरी अपनी एक बात है कि क्या ऐसा था कि आपने सोचा कि आज की दुनिया में जो तौक़ीर या जो सताइश आप कह लें, जो पजीराई नावल को मिलती है वो शायद शायरी के हिस्से में नहीं आती, इसीलिए आप नावल की तरफ गए, या कुछ और है? नहीं, इसमें शहरियार साहब मैं असल में आपसे अर्ज़ करता हूँ कि मैं किसी पजीराई के लिए नहीं लिखता हूँ। मैं वो लिखता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। सही है। जब मेरा दिल चाहता है, जो मेरा दिल चाहता है। सही, बहुत अच्छी बात। मैंने मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपनी नज़मों में ख़ास तौर पे, नॉवेल्स में भी वो बातें लिखी हैं जो कि मेरा ख्याल है एक अदीब को लिखनी चाहिए। यानी सन 1978 से लेके अब तक 2023 जा रहा है, जितने भी वाक़यात हुए हैं जिसने दुनिया को हिलाया है, हमारे मुल्क को हिलाया है, हम लोगों को तकालीफ़ दी हैं, खुशियाँ दी हैं, वो सारा मैंने लिखा है। सही। मैं किसी के कहने पे नहीं लिखता। यानी ये मुझे खुशी इस बात की है कि ये एक ऐसा मैदान मुझे मिल गया है जिसमें मुकम्मल मेरी अमलदारी है, मेरी इजारादारी है। इसमें कोई शख्स जो है ना दाखिल होने की उसको इजाज़त नहीं है। जो मेरा दिल चाहता है मैं लिखता हूँ। जब मेरा दिल चाहता, जब मैंने नज़में लिखनी शुरू की तो लोगों ने कहा ये किस तरह की नज़में है। मैंने कहा भाई मुझे तो यही आती हैं। अब लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि शायरी एक मजबूरी है, आप कह लेना, वो तो खुद ब खुद आपको लिखनी पड़ती है। आप कुछ नहीं, आप उससे तो आप नहीं बच सकते। नावल अब्बास साबिर साहब के बकौल अगर मैं शेर न लिखता तो मर गया होता। जी हो सकता। तो नावल्स जो हैं वो मैंने जिस तरह आपसे अर्ज़ किया कि अचानक ख्याल आया तो लिख दिए। मैंने पजीराई के लिए नावल भी नहीं लिखे थे, ना मुझे पजीराई की कोई इतनी चाहत है, ना अदब जो है मेरे लिए रोज़गार है, ये मेरे ओढ़ना बिछोना है। मतलब मैं तो इसको इबादत की तरह समझता हूँ। ये मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। मतलब मैं जब डॉक्टर नहीं था उस वक्त भी मैं शायर था, अब भी हूँ। अब मैं रिटायर हो गया हूँ तो अब भी हूँ। तो बुनियादी तौर पे तो मैं लिखारी हूँ। लेकिन एक चीज़ बहरहाल है कि ये इस दुनियादारी में ये चूँकि मार्केटिंग और वो है ना, मेरा मार्केटिंग और इससे मेरा आप यकीन कीजिए कोई ताल्लुक़ नहीं। आहिस्ता आहिस्ता हल्का अब आप बहुत बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पे नौजवानों ने मुझे पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरे लिए यही बहुत ज़्यादा वो है। अभी आप देखें ना, आप कितनी मोहब्बत से ईरान से तशरीफ़ लाएँ। मेरे लिए आप यकीन कीजिए मेरी किताब छपती है नहीं छपती, कोई इसको पढ़ता है नहीं पढ़ता, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। मेरा काम लिखना है और मैं लिखता रहा हूँ और लिखता रहूँगा। ये छपे ना छपे, पजीराई हो या ना हो, मेरा कोई इससे ताल्लुक़ नहीं। बहुत अच्छी बात। वैसे मुझे मेरा ख्याल है कि हमारे हर अदीब को यही सोचना चाहिए कि जो एक साहब थे वो कहते थे कि जो अल्लाह की तरफ से आए आदमी वही लिखे।
अल्लाह की तरफ से ये तो उसका एक और उसकी तारीफ़ है, लेकिन जो हमारा रिस्क है लिखने का, वो जैसे जिस सूरत में आए उसी सूरत में उसको लिखना चाहिए, बगैर इसके कि हम उसमें ज़हनी तौर पे या शऊरी तौर पे हम कोशिश करें। बहरहाल ये आपसे हम जैसे लोग जो हैं वो आप जैसे बुज़ुर्गों से ही सीखते रहते हैं, और बड़ी अच्छी बात है। तो सर एक और सवाल मेरे जहन में है जी, ये शायरी और नावल दोनों के हवाले से, कि आप इस वक्त यानी पाकिस्तानी अदब को आलमी सतह पे किस उस लेवल पे रखते हैं, किस सतह पे देखते हैं, और इसकी कितनी पजीराई है आलमी अदब में? चूँकि बहुत कम मैंने तराजिम देखे हैं पाकिस्तानी अदब के। अब तराजिम ना होने के कई असबाब हो सकते हैं, और खुदा न खास्ता एक सूरत ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा अदब तख्लीक ना हो रहा हो, क्योंकि इसीलिए उसको पजीराई नहीं मिल रही। लेकिन ये आप बेहतर बता सकते हैं। ये आपने बहुत ही अच्छा और बड़ा अहम सवाल किया, जो अक्सर मैं इसके बारे में सोचता रहता हूँ। और अदबी मंजरनामे पे चूँकि आपकी भी माशाल्लाह नज़र है, आप आलमी सतह पे अदब को परखते हैं। देखिए शहरियार साहब, बात यह है कि इसमें तासुब की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बहैसियत एक तालिब इल्म इस चीज़ पे आप मुकम्मल यकीन रखता हूँ कि हमारा जो अदब है, बर्रे सगीर का अदब जी, जो कि उर्दू अदब है और मुकामी ज़ुबानों का अदब भी उसमें शामिल है, यकीन, उसमें ऐसे ऐसे मारकातुल आरा मार्के हुए हैं, ऐसी ऐसी शानदार तख्लीकात हुई हैं कि आप उसे किसी भी अदब के साथ रख के देख सकते हैं। ना सिर्फ ये है कि देख सकते हैं, बल्कि अपने अदब पे रश कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। असातिज़ा को आप देख लें जी, ख़ास तौर पे 19वीं सदी के जो असातिज़ा हैं आप देख लें, पूरी की पूरी सदी वो तो एक कहकशां है जिनसे हम सीखते हैं। आप हमारे नावल्स, तो नावल्स की हमारी जो है वो ज़रा तारीख़ इतनी लंबी नहीं है अभी, लेकिन अब उसने टेक ऑफ करना शुरू कर दिया। अफसाना आप हमारा कहानी देख लें जी जी, यानी आप नज़ीर अहमद साहब से शुरू होकर मुंशी प्रेमचंद से और अब तक आ जाएं, नसर हो या नज़्म हो, हमारा अदब नहायत शानदार है। आप दुनिया के किसी भी अदब के साथ उसका मुआवजा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब उसकी तरवीज क्यों नहीं है, इशारा उसकी तरफ आपने कर दिया, ठीक है ना जी। हमारा अदब जो है उसके तराजुम नहीं होते, बहुत कम होते हैं, लोगों तक वो नहीं पहुंचता। अब मैं मिसाल नहीं देना चाहता, उसमें रंजिशें पैदा हो जाती हैं। मसलन एक इलाके का अदब है जो हम तक आता है इंग्लिश में ट्रांसलेट होके, तो मैं तो जब उसको पढ़ता हूँ, हालांकि बड़े बड़े नाम हैं, मैं लेना नहीं चाहता, तो मुझे तो वो बड़ा एक औसत दर्जे का अदब नज़र आता है। उससे बेहतर हमारे यहाँ पे लोग लिखते हैं, लेकिन वो चूँकि हमारा बाहर नहीं जाता है। चुनाचे ये ज़रूरी है जो इदारे हैं इस काम के लिए हैं, जैसे एकेडमी ऑफ लेटर्स है या मुक्तदरा है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, उर्दू साइंस बोर्ड है, ये सारे इनका काम ये है जो उन्हें अपना काम करना चाहिए, जो काम उन्हें करना चाहिए वो कम होता है। तो हमारी जो तख्लीकात हैं, अगर उनकी ट्रांसलेशन होगी, उसके तराजम होंगे, सारी दुनिया में पहुंचेगी, तो फिर ही पता चलेगा ना, सही है, फिर ही मुआवजा लोग करेंगे। आप देख लें कि हमारे यहाँ क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 किताब छपती है, इंडिया में यही 50,000 किताब छपती है। जी जी, ठीक है ना, ये फ़र्क पड़ता है। हमारे यहाँ किताब महंगी है, हमारे यहाँ अदब की ओनरशिप नहीं है, ना हमारे यहाँ सरकारी ओनरशिप है ना प्राइवेट। हमारे आप चैनल्स देख लीजिए, बेहुदा बातें करते रहते हैं सारा दिन बैठ के, कभी अदब की बात उन्होंने की है? कोई ओनरशिप नहीं है हमारे यहाँ फ़नून लतीफ़ा की या अदब की।
Mm-hmm.